चेहरे तो सभी समय के साथ बदल लेते हैं। चेहरे तो सभी समय के साथ बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला इंसान ही हालातों की बात करता है। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं सबका रिवीजन करेंगे, यानी ये आपकी रिवीजन क्लास है। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना अर्थात संक्षारण किसे कहते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, चीजें बहुत आसान है, रटना नहीं है, समझना है। देखिएगा, जब लोहा, जिसे हम कहते हैं फेरस Fe, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन तथा जल के संपर्क में आता है तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसे हम संक्षारण अर्थात लोहे पर जंग लगना कहते हैं। देखिए इसकी अभिक्रिया, जब Fe की अभिक्रिया O2 प्लस H2O के साथ करवाई जाती है तो Fe2O3 का निर्माण होता है, और Fe2O3 ही है जंग लगना, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया। अब देखिए, जो चांदी होती है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, ये भी क्या है, संक्षारण। चीजें समझिएगा, चांदी इसका प्रतीक है अर्जेंटिनम, Ag से हम इसे लिखते हैं। जब चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के संपर्क में आती है, वातावरण में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आती है तो Ag2S अर्थात सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर लेती है। यही हमें हमारी है चांदी पर काली परत का चढ़ना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, विकृत का अर्थ होता है खराब होना और गंधिता का अर्थ होता है गंध का आना। चीजें समझिएगा, वसा और तेली युक्त पदार्थ, यानी वसा का मतलब जिसमें फैट है, और तेली युक्त पदार्थ लंबे समय तक बचे रहने पर या रखे रहने पर उसमें एक अजीब सी गंध आने लग जाती है। यही हमारी विकृत गंधिता कहलाती है। अब इसका बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, उपचारित हो रहे हैं, उपचारित का मतलब होता है खराब हो रहे हैं। इसे बचाने के लिए आप क्या करोगे, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करोगे। उपचयन, उपचयन से मिलकर बना है उपचारित, यानी ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, इसमें बढ़ गई। उप का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, यानी वो पदार्थ जो ऑक्सीजन को कंट्रोल करते हैं, हम उसमें मिलाएंगे। जैसे जो चिप्स की थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस मिली होती है ताकि उसे प्रति ऑक्सीकारक से बचाया जा सके। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, उप का अर्थ होता है बढ़ना, ठीक है। उपचयन यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Cu प्लस O2, तो क्या बना आपके पास, CuO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, अप का अर्थ होता है कम होना, ठीक है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Cu प्लस H2O, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे Cu प्लस H2O, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है, और क्या बनेगा आपके पास, Cu, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका उदाहरण अपचयन का, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2। अब सीधी सी बात है, CuO है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो आपके पास आएगा Cu प्लस H2O, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में पाया जाता है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। संतरे, नींबू और आपका आंवला, उसमें पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल। और सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल
अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल को हम कहते हैं एसिड। कैसे नेचर के हैं ये? एसिडिटी नेचर के हैं, ठीक है। और क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। पहला अंतर हमने देख लिया। अब दूसरा अंतर समझिएगा। अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा क्षार वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड थर्ड डिफरेंस, हमारा थर्ड डिफरेंस है अम्ल वे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार वे होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल का उदाहरण आप ले सकते हो खट्टे पदार्थ, ठीक है, जैसे HCl एसिड है, H2SO4 भी क्या है? एसिड है। और बेस में आप ले सकते हो बेकिंग सोडा अर्थात NaHCO3 का 3 क्या है? आपका क्षार ही तो है। और MgOH का होल ट्वाइस अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी आपका क्या है? क्षार है। अब देखिए स्टूडेंट, इसी में हम देख लेते हैं, अंतर तो हमने स्पष्ट कर ही लिया। अब देखिए बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। क्या है? NaHCO3। इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। Na को कहते हैं सोडियम, H को कहते हैं हाइड्रोजन और CO3 को हम कहते हैं कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब देखिए जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका उपयोग, खाने का सोडा बोलते हैं इसे, तो खाने की सामग्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी हम घर पे पकोड़े वगैरह बनाते हैं, उसमें भी हम किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। तथा पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये दुर्बल क्षार है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो आप बेकिंग सोडे का नहीं लिखकर आप लिखोगे MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर आपको पूछा जाए बेकिंग सोडे का उपयोग तो आप उसमें लिख सकते हो कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी हम बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। अब देखिए जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये है क्षार। अब पेट में क्या बढ़ गया? आपके एसिडिटी बढ़ गई। अब एसिडिटी को दूर करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे? क्षार का, जिसमें हम कहते हैं इनो। कहते हैं ना किसी के एसिडिटी बढ़ जाए पेट में तो हम क्या बोलते हैं? इनो ले आओ, ठीक है। तो इनो क्या है? आपका क्षार ही तो है। और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत है अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। जब पेट की अम्लता बढ़ जाती है तो MgOH का होल ट्वाइस अर्थात मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, जिससे आपके पेट की अम्लता दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है आपका CuSO4.1/2H2O। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है। अब आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए भी करते हैं। और देखिए जो सजावट के जो खिलौने होते हैं, सामग्री होती हैं, जिसे हम शोपीस कहते हैं, उसे बनाने में भी आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात POP का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? अब देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना आपका CuSO4.1/2H2O, उसमें आप 1.5 अणु जल का और मिला दोगे तो आपका जिप्सम बन जाएगा। इसका सूत्र होता है CuSO4.2H2O। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने का सोडा अर्थात धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। यानी इसमें क्या है? 10 जल के अणु हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग किसमें करोगे? घरों की साफ सफाई में, ठीक है। और कह सकते हैं कि कांच की कठोरता वगैरह दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल। अब देखिएगा पीएच स्केल स्टार्ट होती है 0 से 14 तक, यानी 0 से 14 तक ये रहती है, ठीक है। 7 है इसमें उदासीन, ठीक है। अब 0 से 7 आपके एसिड यानी अम्ल, और
और 7 से आपके क्या है 14, ये है आपका क्षार। ठीक है, अब देखिए दंतक्षय किसे कहते हैं? दंतक्षय अर्थात दांतों का गिरना। समझिएगा चीजों को, क्षय का मतलब होता है गिरना। जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए, जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का गिरना शुरू हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? दंतक्षय कहते हैं। और दांतों के गिरने से रोकने के लिए हम दंत मंजन का उपयोग करते हैं, अर्थात क्षार का उपयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? अब ये 5.5 है ना आपका, इसी से अम्ल वर्षा भी आपका याद हो जाएगा। ठीक है, जब वर्षा जल का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो कहलाती है अम्ल वर्षा। अब इस वर्षा को अर्थात इस वर्षा का जो जल है इसे हम नदी में प्रवाहित कर दें तो जलीय जीवों की उत्तरजीविता खत्म होने लग जाते हैं, यानी जलीय जीव मरने लग जाते हैं। क्योंकि जो बारिश है उसमें क्या है आपकी एसिड, यानी उसके नेचर कैसा हो गया? अम्ल हो गया, एसिडिटी नेचर का हो गया। ठीक है, देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में और नेटल के डंक में मैथनोइक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तथा दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु आपका है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? जब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। धातु की अभिक्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है अर्थात दहन किया जाता है, और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। तो मैग्नीशियम रिबन किसका बना है? रिबन मैग्नीशियम का। तो आप लिखोगे Mg+O2, तीर का निशान लगा के लिखोगे MgO। ठीक है, और आपको यही पूछा जाए कि धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ आपके जो Mg है वो भी क्या है? धातु ही तो है। तो इसमें क्या हो गया? आपके 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? धातु ले लीजिए Mg, उसकी अभिक्रिया करवा लीजिए आप H2O के साथ। ठीक है, तो आप तीर का निशान लगाकर आप लिखोगे MgOH का होल ट्वाइस। ये हो गया आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका उपयोग हम पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट्स, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाया जाता है आपका टाइलिन एंजाइम। आंसू में पाया जाता है आपका लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, टाइलिन को हम एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, जो साधारण नमक है उसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आप इसे कैसे प्राप्त करोगे? ये सभी क्लासेस मैंने करवा रखी हैं, ये सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएंगे चीजें। देखिएगा, जब HCl की अभिक्रिया करवाई जाती है NaOH के साथ, ठीक है, तो H+Cl माइनस, यही तो है, और Na+OH माइनस, तो H जो है प्लस है, OH क्या है माइनस, तो H2O बन गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा HCl है तो Cl क्या है माइनस, Na क्या है प्लस, तो आपका बन जाएगा NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। ये आपका बन गया साधारण नमक। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, CaOCl2, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब इसका उपयोग किस में किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग उद्योगों में किया जाता है तथा जो जल होता है उसको कीटाणु रहित बनाने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, यानी आपको दे दिया जाए कि ऐसा बताओ निम्न में से किस में
क्रिस्टलीय जल नहीं पाया जाता। ठीक है, आपको दे रखा है Na2CO3 0.10H2 हो, CuSO4 0.2H2 हो, CuSO4 1/H2O, ठीक है, 1/2H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट NaHCO3। अब देखिए सब में क्या है, जल है। धोने के सोडे में भी जल है 0.10H2O, और POP में भी जल है 0.1/2H2O, और जिप्सम में भी जल है आपका 0.2H2O। किसमें नहीं है आपका, बेकिंग सोडे में नहीं है, क्योंकि बेकिंग सोडे का रासायन सूत्र है NaHCO3। देखिए एग्जाम में पूछा जाए दानेदार जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायन सूत्र है H2SO4, और कौन सा है जिंक हो, तनु जिंक बोल दे, दानेदार जिंक बोल दे। ठीक है, तो आपका सूत्र क्या होगा, Zn ही तो होगा। तो आप Zn की अभिक्रिया कराओगे H2SO4 के साथ, तो Zn जुड़ जाएगा SO4 के साथ, तो बना लेगा ZnSO4 प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ पे, H2 गैस आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, चीजें बहुत आसान है। आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना। ठीक है, यानी धातु को पीटने पर उसकी पतली चादर बन जाए, आघात वर्ध्यता कहलाती है। और सबसे आघात वर्ध्य धातु कौन सी है आपकी, जैसा कि हमें पता है कौन सी है, लोहा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं Fe से लिखते हैं, फेरस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। ठीक है, यानी धातु को ही खींचकर पतली चादर बना दे, ये आपका क्या है, तन्यता है। और सबसे तन्य धातु कौन सी है आपकी, सोना है, जिसे हम ओरम कहते हैं, Au इसका प्रतीक है। अब देखिए धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर देखिएगा। पहला अंतर, धातु में आघात वर्ध्यता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, अधातु में नहीं पाया जाता। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, धातु कठोर होती है। लोहे को जरा सा मारोगे तो क्या है, लोहा क्या पिचक जाता है, नहीं पिचकता। यानी कह सकते धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता। ठीक है, धातु में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, जैसे आप मारोगे ना लोहे को, ध्वनि निकलेगी। ठीक है, धातु में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जबकि अधातु में नहीं पाई जाती। ठीक है, अब देखिएगा धातु जो होती है कठोर होती है, इसमें एक अपवाद है। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है आपकी कौन, मरकरी, जिसे हम Hg से भी लिखते हैं। ठीक है, इसे हम मरकरी भी कहते हैं, इसे हम पारा भी कहते हैं, और इसका प्रतीक है Hg, और ये आवर्त सारणी में 80 नंबर पर आती है। ठीक है, जो थर्मामीटर होता है ना, उसमें हमारी क्या होता है, पारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु आपकी है ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीवीसी का फुल फॉर्म। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना, हम कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। ठीक है, बाहर से लेना क्या है, अर्जित करना। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन के अपरूप, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन। हीरा सबसे कठोर धातु होती है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। इससे हम क्या कर सकते हैं, कांच को आसानी से काट सकते हैं। और हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक, यानी हीरा तो विद्युत का कुचालक है, और ग्रेफाइट है ना, वो विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए, सबसे हल्की धातु और सबसे मुलायम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सबसे हल्की भी होती है और मुलायम भी होती है। अब देखिएगा, चीजों को समझिएगा। जो आपका सोडियम धातु है, जैसे आप उसे यहाँ समझो, यहाँ लाकर हमने रख दिया। ठीक है, तो तुरंत क्या करेगी, आग पकड़ लेगी। और आग किसमें पकड़ेगी, वायु की उपस्थिति में। वायु में क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से आग पकड़ती है, यानी आग को जलाया जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड से आग को बुझाया जाता है। ये चीज आप समझिएगा। जब आपको ये कहा जाए ना एग्जाम में दहन करना है, तो हमेशा आप O2 का उपयोग करोगे,
क्योंकि दहन का मतलब होता है जलाना, और जलाना मतलब हो गया O2 की उपस्थिति में ही जलेगी चीजें। ठीक है, अब देखिए सोडियम को वातावरण में रख दिया जाए तो वह वायु की उपस्थिति में तुरंत ही आग पकड़ लेती है और जलना शुरू हो जाती है। इसे जलने से बचाने के लिए हम कैरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। और पोटेशियम जो है इसका प्रतीक है K। अब पोटेशियम धातु है वो ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेती है। ठीक है, और सोडियम पोटेशियम इतनी मुलायम होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि हम उसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अब देखिए एक और अपवाद है सीजियम और गैलियम, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए हाँ, एक डिफरेंस और है, धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है और अधातु का क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, पर इसमें भी एक अपवाद है, वो है आपका सीजियम और गैलियम। सीजियम और गैलियम ऐसी धातु हैं, सीजियम और गैलियम ऐसी धातु हैं जिसका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, कम होता है। गलनांक क्वथनांक कम है फिर भी क्या है, धातु है। और सीजियम को हम Cs से लिखते हैं, गैलियम को हम Ga से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, चीजें समझिएगा। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया 3:1 में मिलाया जाता है और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण है। इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है आपका कितना, 3% यानी 3, और अनुपात 1 है, और एक आपका क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल जिसे हम कहते हैं HNO3। ये काम क्या करता है, ये काम करता है गोल्ड अर्थात सोने को गलाने का काम करता है। अब देखिएगा शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है, शुद्ध सोना होता है 22 कैरेट, पर हम क्या बोलते हैं शुद्ध सोना है 24 कैरेट, 24 कैरेट को सोना शुद्ध होता है, पर ये गलत है क्योंकि सोना हमेशा 22 कैरेट ही शुद्ध होता है। इसमें 2 और 3 कैरेट 2 कैरेट आप क्या होगा, चांदी होगी, और 2 ही कैरेट आपका क्या होगा, तांबा। इसमें दो कैरेट तांबा और चांदी मिलाई जाती है। तो पहले से क्या है, 22 कैरेट है शुद्ध सोना, फिर उसमें 2 कैरेट मिला दिया आपने तांबा, 2 कैरेट आपने मिला दी चांदी, और जैसे आप इसे मिक्स करोगे तो आपके पास होगा 24 कैरेट सोना। और 24 कैरेट सोना क्या है आपका, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, पर हम बोलते क्या है, 24 कैरेट सोना शुद्ध है। ठीक है, अब देखिएगा जो सोना है वो बहुत ही ज़्यादा नरम होता है, इससे हम कोई भी ऑर्नामेंट आभूषण नहीं बना पाते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें तांबा और चांदी मिलाते हैं जिससे क्या कर सके, ये कठोर हो सके और आभूषण आसानी से बन सके। देखिएगा सबसे क्रियाशील, अधिक क्रियाशील आपको पूछा जाए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तो आप बोलोगे पोटेशियम। ठीक है, और सबसे कम पूछा जाए ना आपको तो आप बोलोगे क्या, गोल्ड, जिसे हम कहते हैं क्या, सोना, जिसका प्रतीक है ऑरम AU। ठीक है, संचरण मैंने आपको बता ही दिया। देखिएगा सोल्डर किसे कहते हैं, Pb और Sn को जब मिला दिया जाए, Pb प्लस Sn बराबर सोल्डर, Pb प्लस Sn बराबर सोल्डर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं तो क्या कहलाए, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो वो आपका संतृप्त हो गया, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो वो आपका हो गया असंतृप्त।
देखिएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत। बड़ी आंत होती है वो आपके जल का अवशोषण करती है, और छोटी आंत होती है वो आपके भोजन का अर्थात खाद्य पदार्थों का अवशोषण करती है। रक्त दाब यानी बीपी, ब्लड प्रेशर हमारा कितना होना चाहिए? 120/80 mmHg। ठीक है, मानव में हृदय परिसंचरण का कार्य करता है। ठीक है, हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, हमारे पेट में HCl अम्ल का स्त्रावण होता है। ठीक है, हाँ, दांतों की कुल संख्या समझिएगा। दांत होते हैं 4 प्रकार के, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्राउन, ग्रीवा और रूट, अर्थात क्राउन, ग्रीवा और आपका हो गया जड़। ठीक है, क्राउन सबसे ऊपर वाला भाग होता है। ठीक है, अब देखिए जो ऊपर वाला भाग है उस पर एक कठोर पदार्थ की परत पाई जाती है जो है आपका इनेमल। ये इतना कठोर होता है कि कभी भी आग में जलता नहीं है। जब एक इंसान मर जाता है, उसको अग्नि दी जाती है, उसके बाद आपने सुना होगा कि दांत चुग कर लेकर आए हैं। दांत कभी भी जलते नहीं हैं क्योंकि उस पर एक कठोर पदार्थ की परत पाई जाती है जो है आपका इनेमल। ठीक है, दांत होते हैं 4 प्रकार के, कृदनक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। ठीक है, अब देखिएगा जो वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है 32। ठीक है, और दूध के दांतों की संख्या होती है आपके 20। ठीक है, अब इसका सूत्र सुनिएगा। वयस्क स्थायी दांतों की दंत सूत्र 21-23/21-23 गुणा 2। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, 2 को 2 से करा 4, वापस करिएगा और सबको क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 32। और दूध के दांतों की दंत सूत्र आपका होता है 2102/2102 गुणा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि हमारा यकृत। ठीक है, अब मिश्रित ग्रंथि हमारा अग्नाशय है। अब सुनिएगा, अग्नाशय के द्वारा एक इंसुलिन का स्त्रावण होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्त्रावण होता है। जब हमारे ब्लड में डायबिटीज बढ़ जाती है, ठीक है, डायबिटीज यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसे सामान्य रखने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, और ये इंसुलिन स्त्रावण होता है अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा। और हमारा जो यकृत है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीवों के शरीर में होने वाले प्रक्रम को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव यानी जीव धन से मिलकर बना है। ठीक है, यानी जीवों के शरीर में होने वाले प्रक्रम को ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे पाचन, पोषण, उत्सर्जन, जनन। ठीक है, श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, अब श्वसन 2 प्रकार का होता है, अंतःश्वसन और निःश्वसन। अंतःश्वसन का मतलब होता है हमने बाह्य श्वसन और निःश्वसन। ठीक है, बाह्य श्वसन और निःश्वसन। अब चीजें समझिएगा, ऑक्सीजन क्या लेते हैं हम, अंदर की तरफ लेते हैं तो निःश्वसन करा, और बाहर की तरफ क्या छोड़ते हैं, CO2, तो हो गया आपका बाह्य श्वसन। देखिए, जो हम CO2 गैस रिलीज करते हैं वो लेते हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे में हम डालते हैं पानी, तो CO2 + H2O, और कहाँ आ रहा है, सूर्य का प्रकाश। CO2 + H2O, तीर का निशान लगाया, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में हमारे पास बनेगा C6H12O6। आप इसे याद कैसे करोगे, 6-12-6, 6-12-6, 6-12-6, तो आपका हो जाएगा CHO 6-12-6। तो आप लगाओगे CHO, C पे लगाया आपने 6, H पे लगाया 12, O पे लगाया 6, और प्लस ऑक्सीजन गैस हम क्या कर रहे हैं, हम पौधे ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे हैं और एनर्जी भी रिलीज कर रहे हैं। एनर्जी है 38 ATP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया, चीजों को समझिएगा। देखिए,
अचानक से आपने समझिए गैस पे कुछ चढ़ा रखा है, आप गए, ठीक है, हड़बड़ी में आपने डायरेक्ट गरम जो बर्तन था उसे उठाया, ठीक है, और रखा, आपको क्या लगा, गरम लगा, और आपने क्या करा, फटाफट हाथ हटा लिया वहां से, तो आपका क्या है, ये प्रतिवर्ती क्रिया। यानी मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी में हमारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमें कोई दर्द हो या फिर चोट लगे, है ना, ये डायरेक्ट संदेश पहुंचाता है हमारे ब्रेन तक कि हटा, वहां से चोट लग गई है, ठीक है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, उस हाथ को वहां से हटा लेते हैं। ये आपकी प्रतिवर्ती क्रिया के कारण ही होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और ये पूछा गया प्रश्न है। अब देखिएगा, नरलिंग हार्मोन का नाम है आपका टेस्टोस्टेरोन, मादालिंग हार्मोन का नाम है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब देखिए, डर, चिंता और क्रोध के समय एड्रेनलिन ग्रंथि विकसित होती है। एड्रेनलिन ग्रंथि क्या होती है, स्रावित होने लग जाती है, और इसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर एड्रेनलिन ग्रंथि काम करेगी, कम करने के लिए नॉर एड्रेनलिन ग्रंथि काम करेगी। नेक्स्ट, हमारे दिमाग में मटर के दाने के समान एक ग्रंथि पाई जाती है जो है पीयूष ग्रंथि। उसका वजन होता है 0.6 ग्राम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। इसे हम मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये काम किस आती है, ये मास्टर है, यानी सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए हम इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक है। इसके ऊपर भी एक ग्रंथि होती है जो है हाइपोथैलेमस, उसे हम कहते हैं हेड मास्टर ग्रंथि, ठीक है। अब ये जो है ना पीयूष ग्रंथि, ये हमारे हाइट वृद्धि ग्रंथि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटू ग्रंथि। अब देखिए, गलगन रोग, गाइटर रोग किसे कहते हैं, ठीक है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारा गला है ना लटक कर सूज जाता है, इसे हम गलगन रोग या गाइटर रोग कहते हैं, ठीक है। और ये इसमें वजह थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि है ना वो फूल जाती है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि किसका स्त्रावन नहीं कर पाती, थायरोक्सिन का स्त्रावन नहीं कर पाती, ठीक है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावन नहीं कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमीबा में कौन सा खंडन पाया जाता है। अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन पाया जाता है, ठीक है, और हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं। और पुनरुद्भवन, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन पाया जाता है। जैसे कि समझिए, एक जीव है, अक्खा पूरा जीव है, इसको आपने काट दिया, कितने भागों में बटा इसका शरीर, 2 भागों में, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ये है ना, ये वृद्धि करता 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 पहले जीव की तरह हो जाए, ये भी वृद्धि करता करता पहले जीव की तरह हो जाए। यानी एक जीव को हमने 2 भागों में काटा था और जीव कितने बने लास्ट में, 2 बने। ये आपका क्या है, पुनरुद्भवन। ये पाया जाता है आपका प्लेनेरिया में। गलती से छिपकली मत कर देना, गलत हो जाएगा प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, समझिएगा चीजों को। कायिक भाग, पौधे के कायिक भाग जड़ तना पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण होना ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे आलू, गुलाब, चंपा, गन्ना इत्यादि। ब्राइट फिल्म की पत्ती में भी पाया जाता है आपका कायिक जनन। एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। जब पुष्प में एक ही जन्नांग उपस्थित हो, पुकेसर और स्त्री केसर में से केवल एक ही जन्नांग उपस्थित हो, तो आपका कहलाएगा एकलिंगी पुष्प। जब पुष्प में पुकेसर और स्त्री केसर दोनों जन्नांग उपस्थित हो, तो कहलाएगा द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प को हम उभयलिंगी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। जब एक पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे। अब ये पुष्प है, पुष्प में क्या है, पुकेसर भी है, स्त्री केसर भी है, तो इसी में से परागकण निकले, इसी पर जाकर गिरे। पुष्प चेंज नहीं किए, एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे,
ये आपका हो गया स्वपरागण। अब देखिए एक पुष्प है, दूसरा पुष्प है, इधर से परागण निकला और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरे, तो आपका हो जाएगा पर परागण। पर का अर्थ होता है दूसरा, स्व का अर्थ होता है खुद के। आपको नर जनन तंत्र का चित्र याद करना है, बनाना है, सीखना है। मादा जनन तंत्र का चित्र भी आपको सीखना है। अब देखिए मेंडल, आनुवांशिकता का जनक कहते हैं मेंडल को। मेंडल को हम आनुवांशिकता के जनक के नाम से भी जानते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया, क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय, शाखीय तथा लंबा पादप होता है, ठीक है। और इसने 7 जोड़ी विप्रयासी लक्षण दिए। अब इसने मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। क्या है? पाइसम सेटाइवम। अब देखिए इन्होंने 3 नियम दिए। पहला है आपका सह प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है आपका वियोजन का नियम, जिसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तीसरा आपका है स्वतंत्र अपव्यय का नियम, ठीक है। अब इसमें जो आप क्रॉसिंग करवाओगे ना, तो आपको मिलेगा क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और दूसरा जो आपका है कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉसिंग वापस कैपिटल टी स्मॉल टी से करवाओगे, तो आपके पास फिनोटाइप प्राप्त होगा 3:1 और जीनोटाइप मिलेगा आपके पास 1:2:1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्वतंत्र अपव्यय का नियम। क्लासेस नहीं देखिए तो उस क्लास को एक बार देखना आप, ठीक है। ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है यहाँ, देखिए। अब इसमें आप क्या करोगे, आपको फिनोटाइप मिलेगा 9:3:3:1 और जीनोटाइप मिलेगा 1:2:1। अब देखिए वियोजन के नियम में जीनोटाइप क्या मिला था? 1:2:1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस जीनोटाइप को 2 बार लिखोगे, एक बार इस साइड लिख दो, एक बार इस साइड लिख दो, 1 2 1 1 2 1, ठीक है। अब 1 1 कितने हो गए? 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2 2 2 कितने हो गए? 4 4, 1 1 कितने हो गए? 1 2, तो हो गए कितने आपके पास? 16 लक्षण हो गए। टोटल काउंट करोगे तो आपके पास कितना आएगा? कैलकुलेशन 16। लिंग निर्धारण, देखिए लिंग निर्धारण में क्या होता है? 50-50% संभावना होती है लड़का और लड़की होने की। ये मैंने करवा रखा है, एक बार देखिएगा क्लास जाकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। ओम का नियम ये समझेगा, ये है आपका कोई चालक तार। क्या है? चालक तार यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें हमने प्रवाहित करी विद्युत धारा, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये इसका पहला सिरा V1, ये इसका दूसरा सिरा क्या है? V2, यानी प्रवाहित धारा V इज प्रपोर्शनल टू I, ठीक है। ये आपका क्या है? ओम का नियम। जब आप प्रपोर्शनल हटाओगे तो आपके पास एक नियतांक आएगा जो है R, ठीक है। V = RI, ये आपका ओम का नियम है, ठीक है। अब देखिए R एक नियतांक है। पायतंत्र के अजैविक घटकों के नाम। अजैविक, अ यानी नहीं, जैव यानी जैव धन अ यानी जिसमें क्या नहीं है? जीव नहीं है। तो क्या हो गया? आपके गैसें हो गई, धूल के कण हो गए, जल हो गई, मिट्टी हो गई। नेक्स्ट, क्या कभी 2 चुंबकीय रेखाएं, क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है? नहीं। क्यों नहीं काटती? क्योंकि इनकी दिशा क्या होती है? हमेशा एक होती है। अगर ये काटेंगी ना एक दूसरे को, तो एक यहाँ जाएगी, एक यहाँ जाएगी, तो दिशा कितनी होगी? 1 और 1 2, बल्कि इसकी दिशा कितनी होती है? एक ही होती है। इसलिए 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली हानि। जब आप जीवाश्म ईंधन को जलाओगे ना, तो उसमें क्या निकलेगी? एक हानिकारक गैस निकलेगी, जिसके कारण हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। जैसे जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? देखिएगा स्टूडेंट्स, जो घरेलू विद्युत परिपथ है वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि
एक परिपथ का दूसरे परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको अगर लाइट चालू करनी है तो लाइट का स्विच ऑन किया आपने, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट का स्विच ऑन करो तो फैन भी चालू हो जाएगा, नहीं। इसमें वोल्टता समान होती है, लेकिन एक परिपथ का प्रभाव दूसरे परिपथ पर नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए घरों में जो विद्युत परिपथ होते हैं वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। विद्युत बल्बों के तंतु किसके बने होते हैं? जो विद्युत बल्ब है ना, उसके तंतु बने होते हैं टंगस्टन के। क्यों? आप इसे ऐसे याद करोगे, टंगस्टन कभी गलता नहीं है, टंगस्टन कभी गलता नहीं है, यानी टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। और प्रतिरोध भी क्या होता है? उच्च होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? अड़चन यानी अवरोध, ठीक है। पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितने % ऊर्जा जाती है? पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा ही जाती है। और ऐसे करते करते, यानी उत्पादक से गया आपके प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर द्वितीय उपभोक्ता में, फिर शीर्ष उपभोक्ता में, फिर लास्ट में आपके गए डिकम्पोजर में, जिसे हम अपघटक कहते हैं। लास्ट में जाएगी आपका 0.001% ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? मानव की आंत में आपका पाया जाता है कैलिफॉर्म जीवाणु। अम्ल का जलीय विद्युत का संचालन करता है क्या? देखिएगा, चीजों को समझिएगा। कोई अम्ल है, ठीक है, जैसे हमने ले लिया HCl अम्ल। अब जलीय विलयन है, और जलीय विलयन में क्या होगा? H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। जहाँ पे प्लस और माइनस दो आवेश आ जाते हैं, वहाँ पे विद्युत का संचालन होता ही है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, ठीक है, क्योंकि H+ और OH- में टूटेगा। और जैसे ये टूटेगा तो इसके जो आयन है वो इर्द गिर्द घूमेंगे। हमने लगा दिया एनोड और कैथोड, जोड़ दिया बल्ब से, और जैसे ये घूमेंगे तो क्या होगा? बल्ब जलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क लिटमस पत्र। अब देखिए, जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, शुष्क है यानी सूखा है, ठीक है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग बदलती है क्या? नहीं बदलती, क्योंकि जलीय विलयन में नहीं है वो किस में है? वो सूखी है। अभी सूखी है तो टूटेगी नहीं, और टूटेगी नहीं तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगी। तो आप कह सकते हो लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलेगी, ठीक है, क्योंकि H+ आयन में नहीं टूटेगी वो। नेक्स्ट, पारितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक किसे कहते हैं? उत्पादक का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है, यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, वो आपका क्या है? पेड़ पौधे, जिसे हम कहते हैं उत्पादक। उपभोक्ता समझिएगा, वे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड है? उत्पादक पे डिपेंड है, आपका कहलाता है उपभोक्ता। जैसे क्या है? मनुष्य। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे है? उत्पादक पे है। कैसे? देखिए, घास को कौन खा रही है? बकरी खा रही है। पेड़ पौधे को बकरी खा रही है। बकरी को कौन खा रहा है? मनुष्य खा रहा है, ठीक है। अब बकरी को मनुष्य खा रहे हो, मनुष्य खा रहा है, तो बकरी क्या खा रही है? घास खा रही है, उसके पेट में घास तो है ही, और आप क्या हो गए? इनडायरेक्टली डिपेंड हो गए, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली खाओ ना, जैसे घास को नहीं कह रही मैं कह रही हूँ जैसे गेहूँ क्या है? पौधा ही है, यानी उत्पादक है। डायरेक्ट खा रहे हो आप, ठीक है, पिसवा कर खा रहे हो, डायरेक्ट खा रहे हो, तो आप क्या हो? डायरेक्टली डिपेंड भी हो और इनडायरेक्टली डिपेंड भी हो। यानी वे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब अपघटक समझिएगा, वे जीव जो सड़े गले खाद्य पदार्थों को सरल रूप में तोड़ते हैं, ठीक है, और अपना भोजन ग्रहण करते हैं, आपके हैं उत्पादक। अपघटक, अब का अर्थ होता है बुरा या घटन करना, और घटन मतलब क्या हो गया? तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे, ठीक है। कोई जीव मर गया, उसे फेंक दिया, फिर उसने क्या करा? अपघटक ने, जिसमें है सूक्ष्म जीव, क्या करे? छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ दिए, ठीक है। सड़ा गला खाद्य पदार्थ था, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और अपना खाना लिया, वो है आपके अपघटक। विद्युत मोटर वे होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को आपके यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए, अब इसका सिद्धांत समझिएगा। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, कुंडली है, ठीक है, ये कोई कुंडली है, माना कि ये कोई कुंडली है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसमें क्या करा हमने? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, विद्युत धारा प्रवाहित कराई, यानी ये है ना कौन? कुंडली, ये अपने ही अक्ष पर घूमने लग जाएगी, कुछ इस प्रकार से। तो आपका ये क्या है?
विद्युत मोटर का सिद्धांत। ठीक है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उसमें धारा प्रवाहित करवाई जाती है, तो यह अपने ही अक्ष पर घूमने लग जाती है। ठीक है, और ये होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और बल। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और बल। ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। तर्जनी दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र को, और आपका मध्यमा दर्शाता है विद्युत धारा को, और ये है आपका बल। ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। उम्मीद करते हो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज की आपके कोललैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। अब देखिए, सर्वदाता रक्त समूह आपका O है, सर्वदाता है आपका AB, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर, और सर्वदाता को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? यानी उत्परिवर्तन के जनक कौन है? हुगो डी व्रिज नामक वैज्ञानिक उत्परिवर्तन के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम का वैज्ञानिक नाम। अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेटेवर सोमनीफेरम। अफीम का उपयोग किया जाता है सर दर्द में, सर दर्द की दवाई बनाने में, कमर दर्द की दवाई बनाने में, पीठ दर्द की दवाई बनाने में, और जो बवासीर है उसकी दवाई बनाने में भी अफीम का उपयोग किया जाता है। अफीम का उपयोग गर्भ रक्त स्राव को रोकने में भी किया जाता है, तथा डर, चिंता, इससे मुक्ति पाने के लिए भी अफीम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डर तनाव को दूर करने के लिए भी, चिंता तनाव को दूर करने के लिए भी अफीम का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर आप अफीम का उपयोग करते हो ना, तो आपको तेज नींद आती है। ठीक है, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसिपिस सिनेरिया। वैज्ञानिक नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। फूलों का राजा किसे कहते हैं? गुलाब को कहते हैं। गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोजा रूबी गिनोसा। फल किसे कहते हैं? देखिएगा, जो आपका स्त्री केसर है उसमें लास्ट वाला पार्ट होता है आपका अंडाशय। हाँ, अंडाशय। अब देखिए, जब निषेचन होता है उसके बाद अंडाशय आपका फल में बदलता है, और अंडाशय की भित्ति आपकी फल भित्ति में बदलती है। इसमें होते हैं बीजांड, अंदर होते हैं बीजांड। आपका जो बीजांड होता है वो बदलता है बीज में। यानी आप कह सकते हो पुष्प में निषेचन के बाद, और जो स्त्री केसर वो पुष्प का ही तो भाग है, स्त्री केसर और पुकेसर, तो आप क्या कहोगे? पुष्पों में निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो फल में बदलता है, अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदलती है। ठीक है, और बीजांड बीज में बदलते हैं। यही आपका क्या कहलाता है? फल कहलाता है। खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ, फे के बाद क्या आता है? बै। यानी आप कह सकते हो ये बारिश में बोई जाती है, और बारिश होती है आपकी जून जुलाई में, और काटी कब जाती है? 3 महीना काउंट कर लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, तो आप कह सकते हो सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती है। अब खरीफ की फसल देखिए, ज्वार, चावल, मक्का। ठीक है, अब देखिए रबी की फसल। रबी की फसल बोई जाती है जब खरीफ की फसल काटी जाती है ना, तब रबी की फसल बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में यानी सर्दियों में आपकी रबी की फसल बो दी जाती है। ठीक है, और जैसे ये बो दी जाती है 3 महीना काउंट कर लीजिए, काट ली जाएगी मार्च अप्रैल में। ठीक है, अब रबी की फसल याद करने का मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक है रबी, मसाला, जोर, गरम। ठीक है, मैं से हो गया मटर, सै से हो गया सरसों, यहाँ पे हो गया आलू, जो से हो गया जो, रै से हो गई राई, और गरम से हो गया आपका गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा का अर्थ होता है, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन होना। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकले, ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब ऊष्माशोषी यानी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का शोषी यानी शोषण हो। शोषी मतलब अवशोषण करना, ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। पर्यावरण समझिएगा, परिधन आवरण, परि यानी चारों तरफ का भाग। देखिएगा, आसपास यानी चारों तरफ से घिरा हुआ भाग हमारा क्या है? पर्यावरण है। इसमें गैसें भी हैं, मनुष्य भी हैं, और सभी प्रकार के क्या है? अपघटक भी हैं। ठीक है, अब देखिए आहार श्रृंखला, आहार जाल, चीजों को समझिएगा।
अब आहार श्रृंखला, बकरी घास को खा रही है, घास को बकरी खा रही है, बकरी को कौन खा रहा है, कुत्ता खा रहा है, कुत्ते को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। या तो आपकी है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, ये तो एक ही चेन चल रही है, ठीक है। अब घास को हिरण खा रही है, हिरण को भेड़िया खा रहा है, भेड़िया को शेर खा रहा है, ये भी आपका क्या है, खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य जाल समझिएगा, जाल यानी जाल जैसे संरचना बना देगा, ठीक है। देखिए हरे पादप को खरगोश खा रहा है, खरगोश को मनुष्य खा रहा है, ठीक है। फिर से देखिएगा, हरे पादप को डायरेक्ट मनुष्य भी खा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरे पादप को बकरी खा रही है, बकरी को भेड़िया खा रहा है, भेड़िए को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हरे पादप को चूहा खा रहा है, चूहे को बिल्ली खा रही है, बिल्ली को कौन खा रहा है, भेड़िया खा रहा है, और भेड़िए को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। नेक्स्ट, हरे पादप को चूहा खा रहा है, चूहा को बिल्ली खा रही है, यहाँ तक कंप्लीट। और बिल्ली को कौन खा सकता है, आपके शेर खा सकता है। नेक्स्ट, हरे पादप को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को सांप खा रहा है, सांप को मोर खा रहा है, और मोर को कौन खा रहा है, बाज। नेक्स्ट, हरे पादप को चूहा खा रहा है, चूहा को बाज खा रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमारे पास एक खाद्य जाल बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधीय सूचक के उदाहरण देखिएगा स्टूडेंट्स। गंधीय सूचक के उदाहरण है आपके पास वैनिला, प्याज और लौंग। नेक्स्ट, शुद्ध जल अर्थात आसु जल का पीएच, आसु जल का पीएच होता है 7, जिसे हम कहते हैं उदासीन। अब देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का सूत्र, श्रेणी क्रम में तो आप बोलोगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आपको पूछा जाए समांतर क्रम में तो आप क्या करोगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इसको मैंने निकालना आपको बताया है कि इस प्रकार से निकालते हैं, आप एक बार क्लास वो भी देखिएगा। देखिएगा, लेंस की आवर्धन क्षमता, ठीक है। किसी लेंस या दर्पण में से देखने पर जो वस्तु है उसका आकार क्या नजर आए, जितना बड़ा नजर आए। किसी लेंस या दर्पण में से देखने पर वस्तु का आकार जितना बड़ा नजर आए, आपका होगा लेंस की आवर्धन क्षमता। इसे हम डी से दर्शाते हैं, और लेंस की आवर्धन क्षमता को डायोप्टर, लेंस की क्षमता को मापते हैं डायोप्टर में, इसे हम दर्शाते हैं डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का प्रमुख कार्य, अवतल लेंस का प्रमुख कार्य है चश्मा बनाने में तथा प्रदर्शनी कक्ष में। नेक्स्ट, उत्तल लेंस का प्रमुख कार्य माइक्रोस्कोप में इसका उपयोग किया जाता है। अब समझिएगा अवतल दर्पण का मुख्य कार्य। अब अवतल दर्पण है, आप कैसे याद करोगे इसे, आप कांच में देख रहे हो और कांच में देखते हुए क्या कर रहे हो, दाढ़ी बना रहे हो, ठीक है। और आपकी तस्वीर कैद हो गई है सीसीटीवी कैमरा में, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि आप हो कांच में देखते हुए दाढ़ी बना रहे हो, आपकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यानी अपने आप को देखने में, यानी अपना चेहरा देखने में, दाढ़ी बनाने में तथा सीसीटीवी कैमरे में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, इमारतों के अंदर किया जाता है, और वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का निकट 3 है और 3 के बाद क्या आता है 4, तो आप बोलोगे अवतल, यानी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष को दूर करने में आप किसका उपयोग करोगे, 2 के बाद क्या आता है 3, तो उत्तल, किसका उपयोग करोगे, उत्तल लेंस का उपयोग करोगे। निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं, निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं तो साफ नजर आती हैं पर दूर की वस्तुएं साफ नजर नहीं आती, आपका कहलाता है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं तो साफ नजर आती हैं पर निकट की वस्तुएं साफ नजर नहीं आती, आपका कहलाता है दूर दृष्टि दोष। इसे दूर करने के लिए आप दूर 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो आप उत्तल लेंस का उपयोग करते हो। नेक्स्ट, वृद्धि का संबंध करने वाला हार्मोन, ये है आपका जिब्रेलिन, ठीक है। वातावरण में चांदी पर काली परत का चढ़ना, ये क्या है आपका संचारण, बता दिया मैंने आपके लिए। जूल का तापन नियम। अब देखिए ये है आपका चालक तार, ठीक है। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर और कुछ समय बाद देखने पर वो चालक तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा,
ठीक है, ये आपका जूल का तापन नियम है। विद्युत धारा प्रवाहित करी, फिर फ्लो रोक दिया, फिर कुछ समय बाद में जब देखा तो वो चालक तार क्या हो गया, गर्म हो गया। ये आपका जूल का तापन नियम है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा कुछ समय के लिए गुजरती है तो वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, जूल का तापन नियम कहलाता है। जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर। पिछली बार पूछा गया था जूल के तापन नियम पर आधारित युक्तियां। हो सकता है आपके यहाँ पूछा जाए जूल का तापन नियम किसे कहते हैं, याद कर लीजिएगा आसानी से। नेक्स्ट, क्वेश्चन हमारा है ये, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? चीजें समझिएगा। लाल रंग के खतरे के संकेत इसलिए होते हैं क्योंकि लाल रंग में प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है, फैलाव। जब फैलाव कम होगा तो लाल रंग क्या होगा, हमें दूर से ही नजर आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है तथा तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, लाल रंग हमें दूर से ही नजर आ जाएगा। इसलिए खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। नेक्स्ट, तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? समझेगा। वायुमंडल में हवा की कई परतें होती हैं। ये परतें तारों की रोशनी के रास्ते को बदलती रहती हैं। ये जो वायुमंडल है ना हमारा, इसमें यहाँ पे हवा की कई परतें हैं। ये क्या करती है, तारों की रोशनी का जो रास्ता है उसे बदलती है, जिससे कभी तो हमें वो चमकते हुए नजर आते हैं और कभी क्या हो जाते हैं, चमकते हुए नजर नहीं आते, यानी टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कौन, तारे। नेक्स्ट, सोल्डर, पीबी और एसएन का मिश्रण सोल्डर कहलाता है। अब देखिए, विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग करने में, आपस में जोड़कर वेल्डिंग करते हैं ना, उसमें आप किसका उपयोग करते हो, सोल्डर का उपयोग करते हो। नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके कभी निकट और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सके। नेत्र की समंजन क्षमता वो है जिसके कारण नेत्र की लेंस की फोकस दूरी को, नेत्र की लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें पास लाकर और दूर करके, ठीक है, दूर की वस्तु और पास की वस्तु को आसानी से देख सके। फिर समझेगा, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी को परिवर्तित करके सामने वाली वस्तु, निकट की वस्तु और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सके, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। देखिए, मोतिया बिंब किसे कहते हैं? अधिक आयु के जो लोग होते हैं ना, उसके लेंस में क्या होता है, धुंधलापन आ जाता है। यह हमारा मोतिया बिंब कहलाता है। कभी कभी अधिक आयु के व्यक्तियों के लेंस की क्रिस्टलीय लेंस क्या हो जाएगा, धुंधिया हो जाएगा। नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आपका हो गया CaCO3 टूटेगा CaO + CO2। अब संयोजन अभिक्रिया जिसमें क्या है, अभिकर्मक एकल जो उत्पाद है वो क्या है, अभिकर्मक बना ले, यानी जुड़ जाए, तो संयोजन हो गया आपका। तो आप संयोजन में इसका उल्टा लिख दो, CaO + CO2 = CaCO3। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें आप लिखोगे, जब Zn की अभिक्रिया CuSO4 के साथ करवाई जाती है तो बनेगा क्या, ZnSO4 + Cu, ठीक है। अब चीज समझिएगा, Zn को पसंद नहीं आया, Cu SO4 का दोस्त है, ठीक है। अब Zn का दुश्मन है Cu, तो पसंद नहीं आ रहा कि SO4 इससे बात कर रहा है, तो क्या करेगा, वो दोनों के बीच में लड़ाई करवाएगा, ठीक है। तो ये Zn ने Cu और SO4 के बीच में लड़ाई करवाई और खुद दोस्ती किससे कर लिया, SO4 के साथ। तो दोस्ती कर ली तो जुड़ गए दोनों आपस में, तो आपका बन गया ZnSO4 और क्या साइड में हो गया, Cu। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझिएगा चीजों को, जब NaCl की अभिक्रिया AgNO3 के साथ करवाई जाती है तो NaCl है Na+ और Cl-, और ये क्या है, Ag+ और NO3-। तो Na जुड़ेगा आपका NO3 के साथ तो आपका बनेगा NaNO3 और Ag जुड़ेगा Cl के साथ तो आपका बनेगा AgCl।
ठीक है, यानी विस्थापन आयन कितने जा रहे हैं, आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, आपका क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अब देखिए लिटमस पत्र को प्राप्त कैसे करते हैं। थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से लिटमस पत्र को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, खनिज किसे कहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक खनिज है। ठीक है, अब खनिज जो है ना उसके ऊपर क्या है, विशेष प्रकार की धातु पाई जाती है। खनिज में विशेष प्रकार की धातु होगी जो कैसे होगी, लाभकारी होगी, वो आपका क्या है, अयस्क और गैंग। खनिजों पे जो अयस्कों पे जो अशुद्धियां पाई जाती है, मिट्टी, रेत, उसको हटाना आपकी गैंग कहलाती है। नेक्स्ट, रंध्र, रंध्र किसे कहते हैं। पत्ती में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक में एक संरचना पाई जाती है जो आपका रंध्र है। ठीक है, अब रंध्र पाई जाती है पत्ती में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब रंध्र का उपयोग किया जाता है गैसों के आदान प्रदान में, रंध्र का उपयोग किया जाता है। और दिन के समय रंध्र खुलते हैं, और खुलते इस कारण से क्योंकि दिन के समय होता है आपका प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दिन के समय इसलिए होती है क्योंकि दिन के समय क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। CO2 + H2O, सनलाइट की उपस्थिति में आपके पास बनेगा C6H12O6 + O2 और 38 ATP अणु। ठीक है, और रात के समय ये बंद हो जाते हैं और दिन के समय ये खुलते क्यों हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था CO2 आप रिलीज कर रहे हो और आप क्या डाल रहे हो, जल। और जैसे ही वो जल लेगा ना अपने अंदर, उसके बाहर एक सेल होती है जो है गार्ड सेल। ठीक है, और ये गार्ड सेल द्वार कोशिका क्या फूल जाती है, और फूलने की वजह से क्या हो जाता है, रंध्र खुल जाते हैं। स्वपोषी जीव, स्व यानी खुद और पोषी यानी पोषण, वे जीव जो अपना पोषण खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। ठीक है, परपोषी वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, वो आपके कहलाएंगे परपोषी जीव, जैसे जीव जंतु। एक कोशी के जीवों के उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा। बहुकोशी के जीवों के उदाहरण मनुष्य हो गए, गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किसी सतह से टकराकर फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, आने वाली किरण को कहोगे आपतित किरण, जाने वाली किरण को कहोगे परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपका है आपतन कोण, और अभिलंब और अब कैसे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण है परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण, अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर आपको कुछ भी नजर नहीं आता जब तक कि आप क्या करो, लाइट को प्रवेश न करने दो, यानी रोशनी को प्रवेश न करने दो, तब तक आपको क्या होगा, अंधेरा ही नजर आएगा। यह आपके प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है। इसके नियम समझिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। आपतन कोण को कोण I से लिखते हैं और परावर्तन कोण को कोण R से लिखते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब चीजें समझिएगा, कटोरे से भरा हुआ पानी है। ठीक है, एक कटोरे में पानी डाल दिया, उसमें सिक्का डालने पर वो सिक्का कुछ उभरा हुआ नजर आता है, यह आपका होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा, एक लकड़ी को आपने पानी में डुबो दिया, वो भी आधी डुबोया है और डूबा हुआ हिस्सा कुछ मुड़ा हुआ नजर आता है, ये भी आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है।
सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है आपका कौन से रंग का? सबसे अधिक प्रकीर्णन आपका होता है बैंगनी रंग का। ठीक है, आपको याद हो गया खतरे के संकेत से। सबसे कम आपका किसका होगा? लाल का। इसलिए तो लाल रंग क्या होता है? खतरे के संकेत बनाए जाते हैं, क्योंकि दूर से ही नजर आ जाए साफ। ठीक है, और प्रकीर्णन कम है तो क्या है? तरंगदैर्घ्य ज्यादा है लाल रंग की। आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और समुद्र का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और सूर्य उदय तथा सूर्यास्त होते समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा होता है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ जो प्रश्न हमने पढ़े हैं आपको समझ में आए होंगे। आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आज आपके पास 3 दिन है। ठीक है, तो आज रिवीजन क्लास मैंने डाल दी है, कल की भी आपको रिवीजन क्लास मिल जाएगी और परसों की भी मिल जाएगी। 3 दिन की रिवीजन क्लास मैं आपको डाल दूँगी, क्लासेस अपलोड कर दूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।